हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपका अगर आपको पता होगा कि मैंने काफी सारे मॉक पेपर वगैरह आपको करा दिए, अभी तो मैं शायद से नहीं करवाऊंगा। और ये जो है मैं मेंबर्स के लिए करा रहा हूँ, जो भी मेरे चैनल में मेंबर्स हैं उनके लिए हाईलाइट्स वगैरह मैं देने वाला हूँ। तो ये चीज यहाँ पे मेरे को बताना था कि इससे पहले मैंने 6 से 7 महीने 6 से 5 महीने से हम तैयारी करवा रहा हूँ मैं सबको अच्छी तरीके से। मॉक पेपर वगैरह कराए हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। तो कुछ कुछ चैप्टर के आपके नोट्स रह गए थे, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि मैंने इसको इसलिए नहीं कराया क्योंकि सब बच्चा जो है इससे डरता है, जो इसको पहले कर लेता है। मेरे हिसाब से अगर नहीं भी किया तो आपको जितना अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप अंडरलाइन अगर एक भी बार पढ़ के जाओगे, एक भी बार अगर आपने पढ़ ली वो अंडरलाइन किया हुआ, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छी तरीके से करोगे और आपका जो है अच्छी तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ क्या करना है हमें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जो जो पार्ट में हाईलाइट करूंगा वो आपको करना है। तो इसमें पहले पेज में तो आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना है, तो मैं बस वही पार्ट बताऊंगा जिसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं और आपका आगे पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आपका याद रखना है आपका कब किया था, मिड 19th सेंचुरी में इन्होंने किया था। ठीक है, देन द headway was made in understand of the inheritance. Judge of Mendel conduct the hybridization experiment year for garden P for कितने सालों के लिए किया था, 7 ईयर के लिए किया था, 1856 से लेके 1863 तक। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको और क्या चीजें इसके अंदर याद रखनी है आपकी। इन्होंने पहली बार जो है फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकली यूज किया था, इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकली एनालिसिस किया था और मैथमेटिकल लॉजिक्स इन्होंने लगाए थे। ये आपको याद रखनी। तो ये आपको प्रॉब्लम आ गई थी इनकी, कभी कभी ये वेरिएशन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको याद रखना है, हिज एक्सपेरिमेंट हैज अ लार्ज सैंपलिंग साइज। कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको बताना है इसके एक्सपेरिमेंट के अंदर आपका जो है लार्ज सैंपलिंग साइज हो जाता है। क्या आ जाता है, लार्ज सैंपलिंग साइज हो जाता है। हिज हैविंग एक्सपेरिमेंट हैज अ लार्ज sampling size which has a greater credibility and of the data he collect। ओके, तो इसके पास लार्ज सैम्पलिंग साइज इसके पास प्रेजेंट थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद और क्या चीजें याद रखनी है आपको, टॉल वगैरह सब चीजें याद रख लेनी है। कंडक्ट सच इसने क्या किया था, कंडक्ट किया था सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इसने किया था, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट इसने किया था, और सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस जो है, ट्रू ब्रीडिंग जो लाइंस आनी चाहिए, मतलब जो जीनोटाइप की जो है वो आपकी आनी चाहिए, इसलिए इसने किया था। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका जो पीडीएफ वगैरह है आपको जो है आपको मुझे इसके लिए पर्सनल मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप के लिए। व्हाट्सएप का नंबर मेरे को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको इस चीज के लिए मेरे को पर्सनल मैसेज करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसके जो है हाईलाइट किया हुआ जो है नोट्स आपको मिलेगा। इसका टेलीग्राम के ऊपर मैं नहीं डालने वाला हूँ, आपको जो है वहां पर कहां पर मिलने वाला है, आप पर आपके जो है व्हाट्सएप के आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, आपको वहां पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपका जो है ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स के लिए किया था, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ऑन दैट हैविंग द अंडरगो द कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से आपको देखने को मिला था। एक और चीज आपकी याद रखनी है, इसके अंदर मेंडल ने कितने सेलेक्ट किए थे, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटीज को इसने सेलेक्ट किया था। ठीक है, जिसमें से 7 पेयर आर द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मतलब एक या फिर टॉल होगा, एक तो फिर शॉर्ट होगा, एक या फिर व्रिंकल होगा, तो एक तो मतलब एक तो डोमिनेंट इसके अंदर फीचर होगा और एक स्मॉल उसका रिसेसिव फीचर होगा, तो ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कहते हैं इसको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को इसने किया था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इन अ पी प्लांट ऑफ द स्टडीज बाय द मेंडल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो है और क्या चीज आ गई, वेयर द सिमिलर एस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टर वेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, वही चीज है वो आपको याद रखनी है। तो इस पेज में इतनी सारी चीजें जो मैंने हाईलाइट की है वो आपकी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है, यही पे याद कर लो मेरे साथ। अभी आपको मौका नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूं यहीं पे पढ़ लो और यही से याद करके सीधा एग्जाम में चले जाना। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, स्टेम की हाइट की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे आ जाएगी टॉल और ड्रॉप आ जाएगी। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे आ जाती है, दो चीजों का यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि आपका जो है फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन आपकी कैसी है, सेम दे रखी है यहाँ पे, फ्लावर का कलर और फ्लावर का पोजीशन। फ्लावर का कलर कैसा है, वॉयलेट और व्हाइट। ठीक है, फ्लावर की पोजीशन कैसी, एक्सियल और टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद बात कर लेंगे हमारा पॉड शेप की। अगर मैं बात करूंगा पॉड शेप कैसा होगा, इन्फ्लेटेड और
कंस्ट्रिक्टेड। उसके बाद पॉड का कलर कैसा होगा आपका ग्रीन और येलो, तो पॉड का शेप कैसा होगा इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। पॉड का कलर कैसा होगा ग्रीन और येलो। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो है सीड का कलर, कभी कभी पूछ लेता है सीड के कलर और शेप को। सीड का शेप कैसा होता है राउंड और व्रिंकल्ड, और उसका सीड का कलर कैसा होता है आपका येलो और ग्रीन। तो ये आपको याद रखना है, जैसे कि आपको जितना जितना मैं बता रहा हूं जिसमें वो आपको याद रखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे याद रखना है पॉड का कलर, सीड का कलर। पॉड समझ में आ रहा है ना, जो मटर्स के अंदर ये जो दाने होते हैं कलर, छोटे छोटे जो दाने होते हैं पीस होते हैं, वो आपके पॉड होते हैं, ठीक है। सीड का कलर भी याद रखना है आपको, तो मेरे साथ याद कर लीजिए। स्टेम का तो सबको याद रहता है, फ्लावर की पोजीशन आपको याद नहीं रहती कभी कभी। फ्लावर का पोजीशन होती है एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल आपकी डोमिनेंट होगी, टर्मिनल आपका रिसेसिव होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लावर का कलर कैसा होता है वॉयलेट और व्हाइट, ठीक है, वॉयलेट और व्हाइट। उसके बाद पॉड का शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। पॉड का कलर ग्रीन और येलो। सीड का शेप राउंड और व्रिंकल्ड, ठीक है, ये याद रखना है। सीड का शेप भी याद रखना है आपको, राउंड और व्रिंकल्ड हो सकता है, ठीक है। उसका सीड का कलर येलो और ग्रीन, ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है पॉड के कलर में और सीड के कलर में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जो है मैंने मॉक पेपर में भी कराया था, तो इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल गया था, तो आप इसको बहुत सारे स्टार मार्क कर दीजिए, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो है इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन की। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन की यहाँ पे बात करनी है, तो यहाँ पे जो है इस वाले पैराग्राफ में आपको बस यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया जिसमें F1 जनरेशन कैसे बनाते हैं वो सब चीजें यहाँ पे बता दी। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि वो जो जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज फिलिया प्रोजेनी। F1 जो जनरेशन है वो आपकी कहती है, या तो आप टॉलड्रॉफ के साथ आप क्रॉस करवा दीजिए, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, F1 इज ऑलवेज रिसेंबल विद द आइदर ऑफ द वन पेरेंट, ये आपको याद रखना है। F1 आपका हमेशा ही आइदर ऑफ द वन पेरेंट से रिसेंबल करेगा, दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट्स वाज नॉट सीन इन देम, ठीक है। उसके बाद मेंडल ने आपका सेल्फ पॉलिनेशन वगैरह करवाया, आपके F1 जनरेशन को एक्सप्रेस करवाया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, F1 जनरेशन को फिर से क्या करवा दिया, उसके साथ सेल्फ क्रॉस करा। क्या करा है, सेल्फ क्रॉस करा है, सेल्फ पॉलिनेशन। देख लीजिए यहाँ पे लिख रखा है सेल्फ पॉलिनेशन, और टॉल F1 इसको मिल गया था, तो उसके साथ टॉल F1। मैं वही इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं जो आपका एनसीईआरटी में आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपके पीवाईक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया आपने, तो वेयर द ड्रॉप प्लांट इज 1/4 ऑफ द F2 व्हाइल द 3/4 ऑफ द F2 वेयर टॉल प्लांट। तो यहाँ पे आपको रेशियो देखने को मिल गया, तो आपको जो 3/4 प्लांट F2 के कैसे टॉल है और 1/4 प्लांट आपको कैसे देखने को मिल गए शॉर्ट देखने को मिल गए, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखनी है। उसके बाद ये अभी आपको यही याद रखना है, डी नॉट शो, ये जो टॉल और ड्रॉप प्लांट आपके आइडेंटिकल टू जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो पेरेंट्स के एकदम आइडेंटिकल देखने में सेम होते हैं, वो कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, ये आपको याद रखनी। कोई भी ब्लेंडिंग मतलब उनके जीन में कोई भी ब्लेंडिंग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद ये जितने भी आपके ट्रेड्स वगैरह एक्सप्रेस हुए इन अ प्रोपोर्शन ऑफ द 3:1 यहाँ पे दे रखा है। इन द F2 स्टेज द ट्रेड्स वर एक्सप्रेस इन अ प्रोपोर्शन 3:1। द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड डी नॉट शो एनी ब्लेंडिंग आइदर एट F1 और F2 स्टेज, आपका कोई भी ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो है, बेस्ट ऑन ऑब्जर्वेशन आपको बताना है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन की तरीके से इसने जो है आपको बताना है F1 जनरेशन का वगैरह सब हर चीज इन्होंने कर ली। अभी बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है, जीन विच आर कोड फॉर अ पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स आर नोन एज अलील्स। अलील्स के नाम से अगर हमारा आ जाता है, क्या नाम से जाता है आपका, जीन विच कोड फॉर द पेयरिंग ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। एक मिनट में अच्छे से इसको हाईलाइट करता हूँ। जीन जो है आपका जो है विच इज कोड फॉर द पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज अलील्स के नाम से हम जानते हैं। स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन, जो आपके जो है स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन, क्योंकि जब मेंडल ने किया था उसको उसने नाम दिया था फैक्टर, जो अभी हम उसको जीन के नाम से हम जानते हैं, तो मेंडल ने किया था फैक्टर, ये तो इतना पता होगा। जीन ने कोड किया फॉर पेयरिंग ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज अलील्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपको जो टॉल ड्रॉप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब बातें यहाँ पे कर रखी है। बस आपको यहाँ पे मेरे को एक चीज बतानी, जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में बताना है। तो जीनोटाइप आपका क्या होता है, जो आपको बाहर से
नहीं दिखता है, मतलब बाहर से नहीं दिखता है आपको, मतलब आप जीनोटाइपिकली देखते हो। फिनोटाइप क्या होता है, आपको जो बाहर से एक्सटर्नल देखता है, जैसे कि अगर आप किसी ट्री को देख रहे हो तो ये एक तो ट्री आपको टॉल दिखेगा और शॉर्ट दिखेगा, आप उसके अंदर झांक के नहीं देखोगे उसके अंदर जीन कौन सा है, या तो ये रिसेसिव है या फिर ये कैरियर है, ये सब चीजें आप नहीं देखते फिनोटाइप में। जीनोटाइप में आप क्या करते हो, पूरा हर चीज एक्सप्लेन करते हो। तो यहाँ पे ये चीज ही दे रखी, टॉल टॉल आर कॉल्ड द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट वेयर द टॉल एंड ड्रॉप आर द फिनोटाइप। देख लीजिए, ये आपको जो है कभी कभी आ जाएगा, असर्शन रीजन में भी आ सकता है और कभी कभी पूछ भी सकता है, तो ये आपको याद रखना है। देख लीजिए, अब अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी आपको जीनोटाइप बताते हैं, और अगर आपका नाम से करोगे तो जैसे टॉल और ड्रॉप से करोगे तो आपको क्या बनाते हैं, फिनोटाइप रेशियो आपको बताते है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी हमारे ये इस पेज में इतनी सी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे बस मेंडल ने बता रखा है F1 में कैसे, F2 में हमें टॉल टॉल डोमिनेट वगैरह हर चीज। अगर आप चाहते तो इसको एक बार पढ़ लेना, इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ भी क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो है टॉल टॉल प्लांट की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे इन मोनो हाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन द टॉल टॉल एंड स्मॉल टी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको देखने को मिल गया सेग्रीगेशन, आपको देखने को मिल गया। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस, द अलील ऑफ द पेरेंट पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ओनली वन अलील इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। ये आपको सेंटेंस याद रखना है, आपका डायरेक्ट कभी पूछ सकते हैं, द अलील ऑफ द पेरेंट पेयर सेपरेट एंड सेग्रेट फ्रॉम ईच अदर, ओनली वन अलील ऑफ द ट्रांसमिट टू द गैमेट्स। आपका क्या हो जाता है, एक ही अलील जो है आपका गैमेट से ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, इसमें हेट्रोजाइगस वगैरह भी हमें देखना है। ठीक है, हाइब्रिड कंटेंट अलील विच इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग टेट द प्लांट इज नोन, कॉन्ट्रास्टिंग टेट प्लांट आर हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब आपका जो है, अगर आपका जो है टॉल और स्मॉल टी आपको देखने को मिलेगा, ये आपके हेट्रोजाइगस हो गया। अगर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये होमोजाइगस हो जाते हैं। तो ये जो हमने जब इनके क्रॉस वगैरह किए और ये टेबल वगैरह जब हम बनाने लगे, जिस तरीके से ये वाला टेबल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये वाला अगर टेबल अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये इस तरीके से जब से हम बना लगे, जैसे कि देख लो फिनोटाइपिक रेशियो आपको देखने को मिल गया, मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइपिक रेशियो आपको देखने को मिल गया। तो ये आपका आ जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ रखा है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको ये पुनेट स्क्वायर का यहाँ पे याद रखना है। अंडरस्टूड द फॉर्म ऑफ द डायग्राम इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर एज शो इन द फिगर, आपको दे रखा है। यो आपके ब्रिटिश जेनेटिक्स थे, जो कि रेनॉल्ड सी पुनेट के नाम से हम जानते हैं इनको। ठीक है, कहां से थे, ब्रिटिश से थे ये, ब्रिटिश हमारे ब्रिटिश जेनेटिक्स थे, इन्होंने ये सब चीजें आपकी पुनेट स्क्वायर को बताया था। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, मतलब ज्यादा ऐसा आपका जो है, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, तो आपको इंपॉर्टेंट इतना कुछ है नहीं। मतलब मैंने जितना मार्क कर रहा हूँ ना, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं और आपको अच्छी तरीके से इनके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसको एक बार आप रीड कर लेना, मैं बस जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आ जाता है आपका एक टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस आपको याद रखना है, मेंडल ने क्या किया था, टेस्ट क्रॉस किया था F2 जनरेशन के विद द डॉर्फ प्लांट। डॉर्फ प्लांट के साथ किया था, ही कॉल्ड एस, उसको क्या किया था इसने, टेस्ट क्रॉस। ये टिपिकल टेस्ट क्रॉस क्यों किया था इसने, तो ताकि इससे पता चले कि आपका कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, इससे आपको पता चल सके। ठीक है, तो इन्होंने क्यों किया था क्रॉस, इन्होंने showing the dominant genotype and whose genotype is determined in cross with the recessive plant instead of the cell pollination। तो इन्होंने क्यों किया था ये, आप उसको एनालाइज कर सको, प्रेडिक्ट कर सको कि आपका कौन सा टॉल आपका जो है कौन सा डोमिनेंट होता है और कौन सा आपका रिसेसिव होता है, उस चीज को रिजल्ट करने के लिए इन्होंने टेस्ट क्रॉस किया था। ठीक है, ये यहाँ पे इतना सा इस पेज में आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो है कुछ डायग्रामेटिक ये दे रखा है, आपका टेस्ट क्रॉस का डायग्राम दे रखा है। तो ये आपको याद रखना है, टेस्ट क्रॉस के अंदर आपका जो है डायग्राम दे रखा है, किस तरीके से आपका जो है टेस्ट क्रॉस के अंदर आपका डायग्राम वाला डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपको। कभी कभी आपका एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है। देख लीजिए, आपका जो टेस्ट क्रॉस के थ्रू आपको देखने को मिल रहा है, आपका क्या कर लिया इसने, एक शॉर्ट प्लांट के साथ जो आपका डोमिनेंट देखने को मिल गया, उसमें आपका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप देखने जाओगे तो 50-50% आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि आपका जो है व्हाइट कलर वाला जो फ्लावर है आपका डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट फिनोटाइप, और इसमें डोमिनेंट फिनोटाइप ऑफ जीनोटाइप अननोन है यहाँ पे। तो डोमिनेंट आपको अननोन हो जाता है, जब आप इसको टेस्ट क्रॉस करोगे तो तब आपको
हेट्रोजाइगस वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए अब इन्होंने टेस्ट क्रॉस किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात में इसके, इन्होंने यहाँ पे किया था, इन्होंने दो रूल दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने दिया था सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। तो इसको आपको याद रखना है, वर्ड टू वर्ड, पूरा वर्ड टू वर्ड याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट आई थिंक सो मैंने मॉक में भी करवाया कि उसका आपका डायरेक्ट उसके अंदर आ जाता। तो कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय द डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड फैक्टर, जिसको अभी हम एलील्स के नाम से जानते हैं। फैक्टर्स अकर्स इन अ पेयर्स, ये भी आपको याद रखना है। डिसिमिलर पेयर्स ऑफ द फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट एंड अदर वन इज रिसेसिव, ये भी आपका कैसा होता है, को डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस आप पे बता रहा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज्ड इन एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर, यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर का इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ द इन द F1 के अंदर देखने को मिल रहा है, and the expression of the both in a F2, ठीक है। तो also explain the proportion of the 3:1 obtained at the F2 स्टेज के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पे जो कैरेक्टर कंट्रोल बाय द डिस्क्रीट यूनिट उसको फैक्टर कहते हैं, अकर्स इन अ पेयर फैक्टर आ जाता है, वन मेंबर ऑफ द प्लांट डोमिनेंट हो जाता है अदर अनदर वन से। द एक्सप्रेशन ऑफ द ओनली वन टाइप ऑफ द पैरेंटल कैरेक्टर देखने को मिलेगा मोनो हाइब्रिड में, क्रॉस इन F1 एंड एक्सप्रेशन इन F2, ये सारे ही आपको याद रखने हैं। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आपको याद रखना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स आर सिमिलर व्हाइल द हेटेरोजाइगस वन प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमेट्स ईच हैविंग द वन अलील विद द इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब ये आपको गैमेट्स के बारे में पता चल रहा है कि गैमेट्स किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। मैं अच्छे से हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा धीरे से हो रहा है ये। homozygous plant produce all gamete that are similar with the heterozygous one of the produce two kind of the gamete with each having the one allele with the equal proportion आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आपका जो है होमोजाइगस इस तरीके से देखने को मिलेगा होमोजाइगस, तो आपका एक ही आपको गैमेट देखने को मिलेगा। अगर आपका हेटेरोजाइगस ए और बी अगर आ जाता है तो यहाँ पे दो गैमेट देखने को मिलेंगे, एक ए बी देखने को मिलेगा और एक आपका सॉरी स्मॉल बी कर दीजिए, ये इस तरीके से बी भी देखने को मिलेगा। तो यही आपका, ठीक है, और ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो जाता है। इसमें ये एक और चीज आपको याद रखनी है, बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच एज इन F2 जनरेशन। यहाँ पे लॉ बेस्ड ऑन द अलील दे डू नॉट ब्लेंडिंग, यहाँ पे अलील जो है ब्लेंडिंग शो बिल्कुल भी नहीं करते, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, यहाँ पे याद रखना है आपको, अलील कोई भी ब्लेंडिंग यहाँ पे शो नहीं करता है। और बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड इन सच ऑफ F2 जनरेशन थ्रू द वन थ्रू दिस इज नॉट सीन इन F1 स्टेज, दिस पैरेंट कैन टू अलील गैमेट फॉर्मेशन वगैरह आप देख लेना, ये आपको मैंने बता दिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, इनके अंदर दो एक्सेप्शन आ जाते हैं, इनके इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक आपका जो है को डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको जो जो चीज मैं मार्क करवा के बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। पहला तो इसमें याद रहता है टू पेरेंट्स आर बिटवीन द टू, यहाँ पे याद रखना है आपको जो है, एक मिनट अच्छे से लिखवा देता हूं मैं, जो आपको F1 जनरेशन के थ्रू आपको जो ब्रीड मिला है फिनोटाइप, दे डू नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड वॉज बिटवीन टू, कोई भी बिटवीन में भी नहीं और उनके कोई भी पेरेंट्स के बीच में भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब रिसेंबल बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको करवा भी दिया है मॉक पेपर में, आई थिंक सो, अगर आपने देखा होगा तो ये आपका F1 हैज अ फिनोटाइप दैट डू नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल आ गया। उसके बाद आपका जो है एग्जांपल किसका दे रखा है, सैफन ड्रैगन और एंथेरियसिस स्पीसीज, जो कि आपकी डॉग फ्लावर के नाम से हम जानते हैं, वो गुड एग्जांपल है आपका डोमिनेंस स्पीसीज को बताने के लिए, ठीक है। आपको जो है एग्जांपल आ गया था कि आपको F1 जनरेशन का आपको जो है क्या पूछ रखा था, F1 जनरेशन में जीनोटाइप का रेशियो, फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो तो 1:1 आता है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और जब आप उसका F2 जनरेशन का अगर आपको फिनोटाइपिक रेशियो पूछ लेता है, जीनोटाइपिक रेशियो आपको देखने को मिल जाता है तो 1:2:1, 1:2:1। तो इस डायग्राम से आप इसको अच्छे से कर सकते हो, तो ये आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है बाकी सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए तो आप इसको एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मैंने टिक मार्क कर दिया उसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैंने आपको वो करवा दिया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको कुछ है, अनमॉडिफाइड फंक्शनल अलील रिप्रेजेंट द ओरिजिनल
जो है अनमॉडिफाइड वाले जो होते हैं ना आपके अलील, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओरिजिनल फिनोटाइप, इज अ डोमिनेंट अलील हो जाते हैं, और जो मॉडिफाई अलील हो जाता है इज अ जनरली द रिसेसिव अलील आपको देखने को मिल जाते हैं। अनमॉडिफाइड अलील जो कि आपकी डोमिनेंट अलील रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, और मॉडिफाई अलील जो कि जनरली रिसेसिव अलील आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें रिसेसिव ट्रेट इज सेंड टू बी सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम, और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, यहाँ पे कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है। उसका कोडोमिनेंस के अंदर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट दिख कर रहा हो, इसके बाहर आपका क्वेश्चन कभी भी जाएगा नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी का अगर बाहर आ गया तो उसकी बात अलग है, पर देख लो। इसके बाद प्लाज्मा, इसके अंदर आपको एबीओ ब्लड ग्रुप का अंदर देखने को मिलेगा। पहला तो इसको याद रखना है कि F1 रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, मतलब यहाँ पे दोनों भी पेरेंट्स के साथ ये रिसेंबल करता है, तो ये इसमें यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डोमिनेंस में बिल्कुल भी रिसेंबल नहीं कर रहा था, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, और को डोमिनेंस में क्या हो गया, ये बिल्कुल रिसेंबल दोनों भी पेरेंट्स के साथ कर देता है। अगर आपने मॉड्यूल वगैरह में आपको, अगर आपने पढ़ी होगी किसी इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है एक व्हाइट काउ और ब्लैक काउ का, जिसके अंदर आपका जो है व्हाइट और ब्लैक काउ का जो ब्रीडिंग किया गया, तो F1 जनरेशन में दोनों के कैरेक्टर देखे, जैसे कि व्हाइट काउ के ऊपर ब्लैक ब्लैक पैचेस होने की वजह से आपको देखने को मिल गया होगा। अगर अभी 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 जो है कोई एड वगैरह भी आ रही होगी मेरे इसमें, तो स्मूथ की एड आ रही है ना, उसमें वो काउ देखी ना आपको, वो जो काउ है ना, वो काउ स्मूथ बोलती है, वो जो है ना वो आपका कोडोमिनेंस दिखा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है प्रैक्टिकली आपको बता दिया, ठीक है, वो आपकी कोडोमिनेंस दिखा रही है। वो आपका कैसी बनी होगी, ब्रीड कैसी होगी उसकी, पहले एक तो व्हाइट कलर की काउ होगी और एक ब्लैक कलर का का होगा, तो उसके बीच में आपका जो ब्रीडिंग होने के बाद इस तरीके से कोडोमिनेंस आपको देखने को मिल गई। उसके बाद एबीओ ब्लड ग्रुप में आपको देखने को मिलेगी कंट्रोल बाय जीन, कौन सी हमारी आई जीन आ जाती है। जो आपकी आई जीन है, तीन टाइप के डिफरेंट अलील देखने को मिल जाते हैं, आई ए, आई बी और आई, ठीक है। तो आई ए और आई बी प्रोड्यूस करते हैं स्लाइटली डिफरेंट जीन, ये आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में देखने को मिलता है। स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द शुगर आपका जो है प्रोड्यूस करती है, बस आपकी जो आई है डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, आपका जो आई है बिल्कुल भी कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, तो आपको याद रखना है ये चीज। उसके बाद आई ए आई बी आर कंप्लीट डोमिनेंस ओवर द आई, आपका जो है आई जो है आई ए आई बी आपका हमेशा कंप्लीट डोमिनेंस करते हैं स्मॉल आई के ऊपर, तो इसके अंदर यही चीजें आपकी इंपॉर्टेंट आ जाती है। एक और चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे टोटल कितना देखने को मिलता है, 6 डिफरेंट जीनोटाइपिक ऑफ द ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। ये आपको याद रखने कितने टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ द ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी टेबल इतना याद नहीं रखना है, इसमें 6 जीनोटाइप आपको डिफरेंट ब्लड ग्रुप को याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, do you realize that ABO blood group multiple alleles? Yes, ये multiple alleles के बारे में यहाँ पे जो दे रखा है, सिर्फ इंडिविजुअल आपको याद है, इंडिविजुअल और ओनली 2 alleles can be present in multiple alleles की अगर बात करोगे इस फॉर्म ओनली व्हेन द पॉपुलेशन स्टडी आर मेड। कब फॉर्म आपका मल्टीपल अलील्स को कब आप पढ़ते हो, जब आपकी पॉपुलेशन स्टडी मेड की जाती है। ये भी आपको याद रखना है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है प्रोवाइड अ गुड एग्जांपल फॉर द मल्टीपल अलील्स, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और बात कर लेते हैं, आपका डोमिनेंट इज ये देख लो, डोमिनेंस जो है आपकी इज अ नॉट ऑटोनॉमस फीचर, डायरेक्ट आपका सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका ऑटोनॉमस फीचर बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्ट दैट इट हैज द इंफॉर्मेशन अबाउट इट, इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये आपका कैसे होता है, जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर फिनोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट, इट डज नॉट पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी क्लोज चूज टू एग्जामाइन। मतलब क्या बोल रहा है इसमें, सच जीन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोडक्शन में पर्टिकुलर फिनोटाइप में, वो प्रोडक्ट डू नॉट पर्टिकुलर जीनोटाइप दैट चूज जो हमने की है उसको हम एग्जामाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम चीज, आपको देखने को मिल जाएगी, कोई भी आपको एक फिनोटाइप के अंदर बहुत सारी जीन के साथ इन्फ्लुएंस हो जाएगी। एक और मैं पढ़ता हूं, मैं इसको अच्छे से समझा नहीं पाया आपको। इट्स डिपेंड ऑन द मच एज अ जीन एज अ प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर फिनोटाइप। अच्छा, डिपेंड करता है जीन के प्रोडक्ट के ऊपर कितना आपका फिनोटाइपिक आपका रेशियो आपका प्रोड्यूस होगा, तो ये तो इससे फ्रॉम दिस प्रोडक्ट आप बता सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर फिनोटाइप आपका आया है, टॉल आया है या फिर शॉर्ट आया है, किस तरीके का कैरेक्टर आपको जो है आया है, तो ये इससे आप बता सकते हो। तो यहाँ पे मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन भी आपको देखने को मिल जाता है, बस। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन, यहाँ पे इसको एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको ये वाला फिनोटाइपिक रेशियो आपको याद रखना है, कैसे भी करके आपको जो ये बता रहा हूं ना मैं यहाँ पे, इस फिनोटाइप रेशियो को आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं,
नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आपका जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी याद रखना है ओनली फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। दिस डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको जो है इसके अंदर जीनोटाइपिक रेशियो भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है, मेरे को नहीं लगता इस साल पूछेगा जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो जो है अभी नहीं पूछेगा, ठीक है। ये आपका जो है बेस्ड ऑन द सच ऑब्जर्वेशन क्रॉस बिटवीन आपका जो दो डिफरेंट प्रपोज मेंडल ने प्रपोज किया था सेकंड सेट ऑफ द जनरेशन ऑफ द ऑल मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टू पेयर्स ऑफ द जो ट्रेस होते हैं कंबाइन इन हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ द वन पेयर ऑफ द कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर। मतलब अगर आपका जो है ये वाला जो है मैंने बता दिया था, दो जीन आपको जो है प्रोड्यूस की थी, तो ये अपना अलग अलग कैरेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, तो ये अपने इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो ये आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस में सीखने को मिल जाता है, ठीक है। यही चीज मेरे को यहाँ पे लिख रखी है, when the two pairs of the traits of the combined in hybrid segregation of the one pair of the character is independent of the other pair of the character के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसी के साथ आपका जो है ये वाला पेज के अंदर आ गई। अभी हमारा पूरा मेंडल का जो है पूरा अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया है, जितना इंपॉर्टेंट था उतना ही आपको करना है, जितना मार्क किया अगर आपको लग रहा है कि बहुत छोटा है तो एक बार खुद से पढ़ लेना पूरी एनसीईआरटी, जितना मार्क किया उसके अलावा तो मेरे को क्वेश्चन मेरे को कभी भी देखने को नहीं मिला है, ना मिलेगा, लिख लो मेरे से, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, किसने दी थी आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसको भी देख लेते हैं। आपको एक और चीज थोड़ा सा मेंडल के बारे में बता दूंगा मैं, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था 1990 तक, पहले तो उसका जो है आपका जो है मेंडल ने अप्रोच जो उसका जो अप्रोच वगैरह जो है नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि हिज कंटेम्परेटिव्स एज एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द apparently continuous variation seen in nature, ये इस बारे में जो बताया था उसको प्रूफ नहीं कर पाया था। उसके बाद उसने मैथमेटिकली अप्रोच किया था, ये एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना को मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था, तो सबके लिए नया था, तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इस चीज को, ठीक है। उसके बाद उसने जो फैक्टर जो बताया था उसको भी ये वाज अ डिस्क्रीट यूनिट, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये क्यों नहीं कर पाते आपको उसका भी प्रूफ नहीं दे पाया था। उसके बाद 1919 जो आपका जो है 1900 के टाइम पे साइंटिस्ट जो है आपके डी वेरीज कॉरन्स और वॉन टेंसमार्क अपने अपने स्पेशल एरिया में इन लोगों ने अपना सेम चीज रीडिस्कवर की थी, जो मेंडल के जो रिजल्ट थे ना उस चीज के ऊपर इन्होंने काम किया, तब इनको पता चला था जिस पे हम काम करें ऑलरेडी एक साइंटिस्ट एक जो है आपका जो चर्च में जो फादर होते हैं उन्होंने करके रखा है, तब इनको पता चला था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आपका जो है न्यूक्लियस अपीयर, डबल डिवाइडेज, सेल डिवीजन कैसे होता है, इस चीज को प्रूव करने के लिए हमारी क्रोमोसोम थ्योरी लाई गई। क्या लाई गई? क्रोमोसोमल थ्योरी, जो कि 1902 के अंदर लाई गई। किसने काम किया था? आपके वॉल्टर सूथन ने और टियोडी ब्योवरी ने आपका जो है इसके अंदर बिहेवियर आपका देखा था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल लॉस के क्रोमोसोम के ऊपर आपका जो है behavior of the chromosome are parallel to the behavior of the gene used in जो यूज किया था क्रोमोसोमल मूवमेंट एक्सप्लेन बाय द मेंडल, आपको सेम ही देखने को मिल जाता है, बस थोड़ी सी चीज है। बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस, मियोसिस के अंदर आपको जो है माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन आपको देखने को मिल जाता है, वो चीज आपको यहाँ पे बता दी थी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो है और भी चीजें जो मैंने आपको मार्क करवा दी है ना वो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखने हैं यहाँ पे एनाफेज के बारे में आपको दे रखा है, टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली टू द ईच अदर, ओके। ये चीज भी आपको याद रखनी है, आपने सेल डिवीजन में इसके बारे में बता दिया होगा। अभी बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो आपका पैराग्राफ के यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे सूथन और बोवरी की अगर मैं बात करूंगा, सूथन और बोवरी urged that the pairing of the separation of the pair of the chromosome will be lead to the segregation of the pair of the factor that they carry। मतलब उन्होंने बताया था कि आपका जो है आपका सेपरेशन अगर आपका हो रहा है तो सेग्रीगेशन जो हो रहा है उसके अंदर जो दो फैक्टर आपके जो डिफरेंट पेयर जो बन रहे हैं उनके अंदर आपको लीड टू द सेग्रीगेशन देखने को मिल रहा है। क्रोमोसोम के अंदर भी आपको सेम चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि उन्होंने नॉलेज जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद द मेंडल प्रिंसिपल कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस के साथ में इन्होंने जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है थॉमस मॉन्ट मॉर्गन इंपॉर्टेंट है, इस साल आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। थॉमस हंट मॉर्गन की अगर मैं बात करूंगा, डिस्कवर किया था वेरिएशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, इन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला मेलाग्रेस्टर के ऊपर किया था कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया था। तो इन्होंने क्या किया था कि सुटेबल स्टडी करने के लिए इन्होंने ड्रोसोफिला मेलाग्रेस्टर
ट्राइमेस्टर ही क्यों लिया, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल कैसी थी, 2 वीक की थी। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिंगल मीटिंग के अंदर ये क्या कर देते थे, ज्यादा नंबर ऑफ द प्रोजिनी इनको देखने को मिल जाती थी। उनके अंदर डिफरेंट सेक्सेस थे, मेल और फीमेल को आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इसलिए इन्होंने इसको इजीली डिस्टिंग्विशल हो जाते, तो इसलिए इनको आप इन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है लॉ ऑफ जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की शुरुआत थी। फिर उसके बाद लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाली टर्म्स आई, मॉर्गन ने अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये देख लीजिए, आप पढ़ते रहना, काफी इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन अट्रीब्यूट दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और द लिंकेज ऑफ द टू जीन इज कॉइंड द टर्म लिंकेज, यहाँ पे बता दिया, टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन ऑफ द क्रोमोसोम एंड टर्म द रिकॉम्बिनेशन भी इन्होंने बता दिया, टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल जीन ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से आपको जो है पेरेंटल जीन में से कितना आ जाता है, कितना रिकॉम्बिनेंट है, कितना नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कुछ जो स्लो रिकॉम्बिनेंट होते हैं, वो हर चीज इन्होंने यहाँ पर बता दी थी। तो उन्हीं के एक स्टूडेंट ने क्या किया था, ये सब चीजें जो इन्होंने आपकी प्रैक्टिकली बताई थी, तो उनके स्टूडेंट ने, उनका नाम था स्टूडेंट का अल्फ्रेड स्टूटवेंट, जो उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेंस बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम आर द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मैप वगैरह, इन्होंने मैप के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया था। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, 2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली यूज किया था स्टार्टिंग पॉइंट इन सीक्वेंसिंग द होल जीनोम वाज डन बाय द इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, आपका आ जाता है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपको आ जाएगा। इसको हम आप कहाँ पे देखेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, फिर बोलोगे सारा ही उड़ा दिया है सर ने। ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन की अगर मैं बात करूंगा, हैकिंस ने किया था आपके एक्स बॉडीज के ऊपर। यहाँ पे जो है हैकिंस ने गिव द नेम द स्ट्रक्चर टू द एक्स बॉडी। फिर उसका उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे सिग्निफिकेंस किस तरीके का होता है, तो हैकिंस ने किया था 1891 में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक्स बॉडी को कंक्लूड किया था, एक्स बॉडी, तो उसमें बता दिया था। तो एक्स बॉडी को अभी हम एक्स क्रोमोसोम के नाम से अभी हम जानते हैं। तो अभी आपको याद रखना है कि आपका जो एक्सो जो है सेक्स डिटरमिनेशन, इसमें ये सारी चीजें आप पढ़ते रहिए। तो आपको मैं बस इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे कि ग्रासहोफर के अंदर आपको एग्जांपल है, एक्सो इज अ टाइप ऑफ द सेक्स ऑफ डिटरमिनेशन, जो कि मेल के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो एक और चीज है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्पीसीज अंडरगो, ग्रासहोफर के बारे में यहाँ पे दे रखा है आपको। ठीक है, और बर्ड्स के बारे में भी हम देखेंगे, बर्ड्स का भी बता देता हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बर्ड्स का भी बता देता हूं, यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए बर्ड्स का कहां पर गया, हाँ, तो यहाँ पे देख लो, इन बट द डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम इट प्रोड्यूस फीमेल हैविंग द हेटेरोगाइमस, आपको हेटेरोगाइमस देखने को मिल जाएंगे। सेक्स डिटरमिनेशन डिस्क्राइब अर्लियर इन केस ऑफ द टोटल क्रोमोसोम दिस से बोथ एंड फीमेल बट द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द गैमेट आर प्रोड्यूस बाय द फीमेल, आपको हेटेरोगैमेटी देखने को मिल जाता है। ये बर्ड्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो हेटेरोगैमेटी आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको जो फिगर दे रखा है ना, इसके अंदर भी देख लो, आपका जो है GW आपका जो पेयर है, आपका फीमेल के बारे में बात कर रहा है, मेल के अंदर आपका ZZ क्रोमोसोम यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये इनके जो नीचे दिया हुआ रहता है ना, इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, मैंने जितना मार्क किया है उतना इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरीके से आप करते रहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको ह्यूमंस के अंदर आपको पता ही होगा, XY वगैरह सब चीजें आपको पता है, अभी मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आप बात कर रहे थे, और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसमें कभी पूछा नहीं, अगर पूछ भी लिया तो आपने इसको अच्छी तरीके से पता ही होता है। म्यूटेशन ऑफ द फिनोमा रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ द DNA सीक्वेंस और सीक्वेंशियल रिजल्ट इन अ चेंज इन जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपका म्यूटेशन की डेफिनेशन होगी। क्या हो जाता है कि आपका DNA के अंदर सीक्वेंस के अंदर और कॉन्सिक्वेंस के अंदर जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक का ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यू विल लर्न दैट इन 6 चैप्टर ऑफ द आपका DNA, आपका म्यूटेशन वगैरह की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको बस यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है, अगर आपका अल्टरनेशन आपको क्रोमोसोम के अंदर देखने को मिल गया, उसको एबनॉर्मेलिटीज के नाम से देते हैं, और एब्रेशन भी नाम दे देते हैं, जहाँ पे क्रोमोसोम की रिजल्ट इन एब्रेशन और एबनॉर्मेलिटी। एब्रेशन इज कॉमनली ऑब्जर्विंग कैंसीरियस सेल, आपका जो क्रोमोसोम एब्रेशन और तो कॉमनली किसके अंदर देखने को मिल जाता है, आपको कैंसीरियस सेल के अंदर आपको देखने को मिल जाता है।
ठीक है। और अभी आप बात करेंगे इन म्यूटेशन इज अराइज ड्यू टू द सिंगल बेस पेयर। अगर आपका जो सिंगल बेस पेयर मतलब अगर आपका सिंगल बेस पेयर के अंदर आपको अराइज देखने को मिल रहा है तो आपका कैसा हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन, जिसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। अगर आपका जो डिलीशन, आपका डायरेक्ट इंसर्ट ऑफ बेस पेयर, अगर आपका डिलीशन वगैरह आप करते रहोगे डीएनए का, उसको क्या कहेंगे हम, फ्रेम शीट म्यूटेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, आपका पूरा बेस पेयर मतलब सीयूटी आपका एयूजी वगैरह पूरा बेस पेयर का अगर आपने निकाल लिया उसको हम फ्रेम शीट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म आपका बियॉन्ड द लेवल, आपको केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूस द म्यूटेशन अगर आपको देखने को मिल गया। The refer is a mutation. UV radiation can be cause the mutation in organism. It is a mutagene. ठीक है, UV radiation आपको क्या कर देता है, cause the mutation, आपको उसको कहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं म्यूटाजन, म्यूटाजन उनको कहते हैं, वो आपका ऑर्गेनिज्म के ऊपर आ जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा पेडिग्री एनालिसिस को मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस में जो आपको फिगर दे रखे हैं उसको अच्छे से तरीके से कर लेना, और इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कुछ चीजें इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो सच अल्टरनेशन और चेंज इन जेनेटिक मटेरियल रेफर टू एज अ म्यूटेशन आपको बता दिया मैंने। ठीक है, इसमें ये चीज आपको याद रखनी है, सेक्स अनस्पेसिफाइड वाला। उसके बाद मेटिंग विद बिटवीन द रिलेटिव एंड द क्लोज रिलेटिव मेटिंग आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है पेरेंट्स विद द चाइल्ड ऑफ द अफेक्टेड विद डिजीज, और उसके बाद आपका ये 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। जितने ग्रीन पार्ट में आपको जो मैं मार्क कर दिए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते कुछ मेंडेलियम डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपका हेमोफीलिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होगी, फिनाइलकीटोनुरिया हो गया, थैलेसीमिया, ये आपके कैसे होते हैं, मेंडल डिसऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद ये दोनों भी फिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली वाली फिगर आपकी हो जाती है ऑटोसोमल डोमिनेटिव ट्रेट, जो कि एग्जांपल है माइटोनिक डिस्ट्रोफी का। और ये आपका देख लो, दोनों नॉर्मल मेल है पर उनकी ऑफ स्क्रीन आपको कैसे देखने को मिल रही है, अफेक्टेड देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑटोसोम डोमिनेट वाला जो है माइटोनिक डिस्ट्रोफी, और आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जो है सिकल सेल एनीमिया। माइटोनिक डिस्ट्रोफी आई थिंक सो मैंने स्केलेटन ह्यूमन लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर आपको इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं हेमोफीलिया के बारे में। हेमोफीलिया अगर आपका जो आ जाता है सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज देखने को मिल जाता है। क्या हो जाता है इसके अंदर आपको जो है डिजीज इन सिंगल प्रोटीन, जो आपकी सिंगल प्रोटीन है उसके अंदर प्रोटीन इन्वॉल्विंग क्लॉटिंग, जो क्लॉटिंग फैक्टर में आपका जो आ जाता है यही सिंगल प्रोटीन इसके अंदर अफेक्ट हो जाता है। तो अगर आपका सिंपल कट भी हो गया ना तो आपका नॉन स्टॉप ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हेमोफीलिया के अंदर क्या देखने को मिल जाती है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद किसके अंदर आपको देखने को मिल गया, क्वीन विक्टोरिया, जो कि आपकी नंबर ऑफ द हेमोफिलिक डिसेंडेंट है, जो आपकी कैरियर थी। ठीक है, अफेक्टेड नहीं थी पेडिग्री के अंदर, पर ये कैसी थी, कैरियर थी, तो उसने आगे ये फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपकी कैसी थी, किंग विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया आपकी कैसी थी, आपकी कैरियर थी, हेमोफिलियस वाली जो है डिसेंडेंट्स में कैरियर थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिकल सेल एनीमिया की। अगर मैं बात करूंगा, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कंट्रोल बाय द दो पेयर ऑफ द एलिजिक HbA और HbS आपको देखने को मिल जाएगा। तो शो द डिजीज फिनोटाइप अगर आपको देखने को मिल गया, अपीयर्स इन अपरेंटली अनअफेक्टेड ड्यू टू द कैरियर डिजीज, जैसे कि 50% ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल गया सिकल सेल एनीमिया के अंदर। तो ये आपका क्या हो जाता है, डिलेशन क्या डिटेक्ट करता है, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड को क्या किस नाम से जानते हैं आप यहाँ पर, वेनिलिन को आपका असिक करता है। कहां पर, 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन के अंदर। कहां पर, 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन में आपका जो है ग्लूटामेट को वेनिलिन से रिप्लेस कर देता है। तो जैसे ग्लूटामिक आपका GAG आ जाएगा, वेनिलिन आपका GUG आ जाएगा, तो उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, उसके अंदर जो म्यूटेंट हेमोफिलिक अंडरगो द पॉलीमॉर्फिज्म अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन आपको कॉजिंग कर लेता है। चेंज इन शेप ऑफ द RBC के अंदर भी शेप हो जाता है, जो कैसे बाइकॉन्केव डिस्क शेप इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर RBC के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए आपको ये बहुत ही घातक डिजीज देखने को मिल जाती है। फिर उसका बात करते हैं फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया भी आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के इधर जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ही आपका है, पर यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जो अमाइनो एसिड जो कन्वर्ट होता है, अमाइनो एसिड ऑफ द फिनाइलिन जो कि टायरोसिन के अंदर जो कन्वर्ट होने के लिए जो एंजाइम चाहिए था, वो आपका प्रोटीन, वो जो एंजाइम चाहिए थी वो होती ही नहीं है। वो आपका फिनाइलिन जो कि आपका
कहाँ पे हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है अदर डेरिवेटिव में। तो ये आपके ब्रेन के अंदर जो है एक्यूमुलेशन होने शुरू हो जाता है, तो इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो कॉज ऑफ द पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ द किडनी, इसके वजह से हो जाता है ये आपका किडनी के पुअर एब्जॉर्प्शन होने के वजह से। ठीक है, उसके बाद अभी हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है सेल डिवीजन ऑफ द सेल रिजल्ट इन अ गेन ऑफ लॉस, यहाँ पे गेन या फिर लॉस ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन अ गेन ऑफ द एक्स्ट्रा कॉपी। आपको डाउन सिंड्रोम जो दे रखा है ना, एक गेन यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपी 21 क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है एग्जांपल की तरीके से, एन्यूप्लॉइडी का एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद फीमेल वगैरह की बारे में बात कर रखा है। एन्यूप्लॉइडी के बाद आपका पॉलीप्लॉइडी की भी बात कर रखा है यहाँ पे। known as polyploidy, the condition is often seen as polyploidy क्या हो जाता है आपका डिलीशन, होल सेट ऑफ द आपका जो है डिलीशन देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है यहाँ पे, रिजल्ट इन इंक्रीजिंग होल सेट और डिक्रीजिंग होल सेट, या तो आपका डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। दिस ऑर्गेनिज्म आपका क्या हो जाएगा, फिनोटाइपिक कैसे हो जाएंगे, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ डाउन सिंड्रोम की। अगर मैं बात कर लेता हूँ डाउन सिंड्रोम की, अगर मैं बात करूंगा, कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर इन प्रेजेंस ऑफ द एडिशनल कॉपी, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर के अंदर आपको 21 ट्राइसोमी देखने को मिल जाएगा, जो आपका कैसा है, एन्यूप्लॉइडी ना आपकी, कैसी है एन्यूप्लॉइडी, जिसके अंदर डिलीशन और एक्सक्रीशन एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। तो क्या हो जाता है, आपको स्मॉल राउंड हेड देखने को मिल जाएगा, फैरो टंग हो जाएगी, पार्शियली ओपन माउथ देखने को मिलेगा, ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाम सीज और फिजिकल आपको देखने को मिलेगा, फाइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ये आपको डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिल जाता है। उसके बाद कैनिफल सिंड्रोम, जो कि आपको जो है कैनिफल सिंड्रोम याद रखना है, जेनेटिक डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम का रिजल्टिंग इनटू द कैरियोटाइप, जैसे कि XXY हो जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है आपका, इसमें ये चीज याद रखनी, ये लोग स्टेरॉइड होते हैं। ठीक है, मास्कुलिन डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, मास्कुलिन मतलब आपका जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो ग्लैंड होते हैं उनके अंदर आपको गायनोमेस्टिका डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आल्सो एक्सप्रेस सच एज इंडिविजुअल एज आर स्टेराइल, कैसे होते हैं आपके ये कैनिफल सिंड्रोम वाले जो होते हैं, कैसे होते हैं, स्टेराइल्स होते हैं। टर्नर सिंड्रोम भी याद रखना है, आपको फीमेल के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम ही आपका जो है एब्सेंट हो जाता है, मतलब 55 क्रोमोसोम हो जाएंगे एक्सो ग्रुप के साथ। तो फीमेल कैसी होती है, स्टेराइल होती है, उनके अंदर ओवरी का बिल्कुल भी रेमिडेंट्री रेसिड्यू देखने को नहीं मिल जाता है, इंक्लूडिंग लैक ऑफ द अदर सेकेंडरी एंड सेक्सुअल कैरेक्टर आपको भी देखने को नहीं मिलते हैं इनके अंदर, कहाँ पर, आपकी टर्नर सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है पूरा यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको इसको अच्छा लगा होगा, आपको इसको अच्छे तरीके से किया होगा। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपका जो है इसकी नोट जो है मुझे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आपको नोट्स व्हाट्सएप पर ही मिलेगी, टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी जो है हाईलाइटेड नोट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, अलविदा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।